नमस्कार, सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत। मैं सोमेश कुमार घितोड़े, एमएससी मैथमेटिक्स, बीएड, सीजीसीएट क्वालिफाइड, सीजीटेट क्वालिफाइड, सीजीपीएससी मेंस 5 बार दिया है। अभी सीजीपीएससी मेंस 2019 के लिए भी क्वालिफाई हुआ हूँ। एक बार मैंने रेलवे का एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल मेंस भी किया है। अभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर मैथमेटिक्स जो कि सीजी व्यापम में लिया था उसमें मैं सेलेक्टेड हूँ और अभी वर्तमान में सीजी व्यापम के जरिए ही लेफ्ट टेक्नीशियन की पोस्ट पर गवर्नमेंट कॉलेज में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ। मैं बता दूं कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं का मुझे अनुभव है जिसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने अपने चैनल पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग टॉपिक पर भी वीडियो तैयार किया हुआ है। यदि आप उसे देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख जमींदारी क्षेत्र और रियासत और उसका विलय, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि मेंस का एक टॉपिक है। साथ ही साथ ये वस्तुनिष्ठ वाले जितने भी एग्जाम है उसके लिए भी मार्गदर्शन है, उसके लिए भी उपयोगी है। सबसे पहले मैं बता दूं जो जमींदारी क्षेत्र थे छत्तीसगढ़ के, ये जमींदारी क्षेत्र तो ओवरऑल इंडिया की बात करें तो पहले से ही चली आ रही है। समुद्रगुप्त जब किसी दक्षिण अभियान में निकले थे वो, तो दक्षिण के क्षेत्र को उन्होंने जीता जरूर था लेकिन वहां शासन नहीं किया था। वो करत राज्य के रूप में उसको छोड़ देते थे और वहाँ के जो राजा है उनको टैक्स देते थे। तो ये शुरुआत वहां से थी। साथ ही साथ ये लोग आगे चल के भी सामंत का रूप ही ले लिए। सामंतवादी व्यवस्था ये भी 5वीं-6वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाता है, उस समय से चला आ रहा है। और ये जितने भी सामंत हैं, जमींदार हैं, ये सब क्या करते थे, उनके पास जमींदार का वास्तविक अर्थ है जमीन रखने वाला, जिसके पास जमीन है, और एक दूसरा वर्ग होता था रैयत जो कि किसान थे, उनके पास जमीन नहीं थी। इन लोग जमींदारों से जमीन लेते थे और उसके बदले उनको टैक्स देते थे, कुछ भुगतान करते थे। और साथ ही साथ जमींदार है अपने ऊपर के जो राजा थे, सम्राट थे, उनको टैक्स देते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था चली आ रही है। धीरे धीरे जमींदार है वो शक्तिशाली होते गए और कालांतर में जाकर फिर ये शोषण का पर्याय भी बने, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये जमींदारी व्यवस्था कहीं न कहीं जो जमींदार थे उनको मजबूत बनाता गया और जो किसान थे उनको और कमजोर करता गया। यदि हम इसके पीछे की बात करें तो कलचुरी काल में जब छत्तीसगढ़ में यहाँ जो जितने भी जमींदारी क्षेत्र थे उस सब जमींदारी क्षेत्र से टैक्स नहीं लिया गया, जमींदारी क्षेत्र रखा गया। बहुत सारे जमींदारी क्षेत्र थे उससे टैक्स उनसे नहीं लेते थे, इसको याद रखिए। जबकि मराठा लोग टैक्स लेते थे टकोली के रूप में, लेकिन कलचुरी लोग टैक्स नहीं लेते थे, बल्कि उसके बदले वो कहते थे कि आप हमको जब सैन्य सहायता की जरूरत पड़ेगी तो आप दे देंगे। तो जितने भी जमींदारी क्षेत्र थे सब उसके जो सत्ता है उसके सामने विवश हो गए और वो मान गए उनकी बातों को, उनका विरोध नहीं कर पाए। इस प्रकार जो जमींदारी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक भूभाग है उस दृष्टि से भी जमींदारी क्षेत्र के माध्यम से शासन कराना भी उनके लिए उस समय महत्वपूर्ण था। उन्होंने ज्यादा फेरबदल नहीं किया। लेकिन जब मराठा लोग शासन करने आए तो मराठा लोग जमींदारी क्षेत्र 3 नए जमींदारी क्षेत्र बनाए। एक राजनांदगांव था, दूसरा छुई खदान था और एक खुज्जी था। ये 3 जमींदारी क्षेत्र नए बनाए, बाकी पूर्वज जितने थे वो सब रखे। और अन्य उन्होंने तो पहले वो जितने भी जमींदारी क्षेत्र थे उनको खालसा घोषित कर दिया गया था, लेकिन खालसा घोषित करने के बाद उनको शासन चलाने में दिक्कत होती गई, तो फिर वो पुनः उसको बहाल किया और जमींदारी क्षेत्र में ही परिवर्तित कर दिए। इस प्रकार वो अब टैक्स लेना प्रारंभ किए, जिसको टकोली के नाम से जाना जाता है। और उनके वार्षिक टकोली अनुबंध कर दिया गया कि इतने टकोली आप देंगे, इतने। तो एक प्रकार से मराठा फिर आगे चल के जब सूबेदारी शासन व्यवस्था हुई मराठा लोगों का, तो उसमें जमींदार और सूबेदार इन दोनों के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई लगी थी। सूबेदार ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना चाहते थे, जमींदार कम से कम टैक्स लेना चाहते थे। तो इन दोनों से विवाद लंबा समय तक चलता गया। अब इसका परिणति यह हुआ कि अंत में विवाद गहराता गया और कहीं कहीं विरोध के भी स्वर उठने लगे।
अब इसके बाद आता है 1818 में, जब मराठा के एजेंट के रूप में अंग्रेज लोग यहाँ शासन करने लगे, तो उन्होंने कुछ व्यवस्था में सुधार किया। उन्होंने जमींदारी क्षेत्र में उनके लिए एक नियम कानून बनाया, उनको शक्ति प्रदान की गई, शासन में उनको शामिल किया गया। तो ऐसे बहुत सारे सुधार उनको किया गया। साथ ही साथ जो टैक्स वाले ये था, जमींदारों का शक्ति था, उसको धीरे धीरे भी वो कम करते गए आगे चलकर। तो इस प्रकार ये जमींदारी व्यवस्था शुरू से ही चली आ रही है। तो आज हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख जमींदारी क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ जमींदारी क्षेत्र के बारे में बता दूं मैं। जैसे रायपुर में आपका सोनाखान है, बिंद्रा नवागढ़ है, भटगांव है, बिलईगढ़ है, देवरी है, ये सब रायपुर एरिया के अंतर्गत जमींदारी क्षेत्र थे। उसके बाद यदि दुर्ग की बात करें, दुर्ग में पाना बरस है, गंडई है, डोंडी लोहारा है, अम्बागढ़ चौकी है, ये सब दुर्ग के। उसके बाद बस्तर में आप परलकोट गेंसी जमींदार थे, इसको आप जानते हैं, भोपालपट्टनम है, सुकमा है, और उसके बाद अंतागढ़ है, ये सब जमींदारी क्षेत्र थे। बिलासपुर में आप कोरबा, चांपा, पाली और लाफा, उसके बाद मातीन, छुरी, पेंड्रा, ये सब जमींदारी क्षेत्र थे। और रायगढ़ में आपका बगीचा है, लेलुंगा है, और डूंगरपाली है, तारापुर है, ये सब आपके रायगढ़ एरिया के। हाँ, सरगुजा में एकमात्र था, याद रखेंगे, सरगुजा में खड़गवां एकमात्र जमींदारी क्षेत्र था, इसको भी याद रखेंगे। अब ये सब जमींदारी क्षेत्र थे, लेकिन रियासत तो नहीं बन पाए सभी, केवल 14 को रियासत बनाया गया, 14 जमींदारी क्षेत्र को रियासत का दर्जा दिया गया। इन पर हम चर्चा करेंगे कि वो रियासत कौन कौन से थे, और उसको चर्चा के लिए जो संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर किए, विलय पत्र पर, वो कौन शासक थे और कब किए, इसी सब बिंदुओं से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बता दूं कि इन सब रियासत के एकीकरण पर के सूत्रधार तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से रविशंकर शुक्ल भी शामिल हुए थे उसमें। पहला सम्मेलन आपका नागपुर में हुआ था, उसके बाद रायपुर के राजकुमार कॉलेज में भी राजाओं का सम्मेलन हुआ। तो इस प्रकार से फिर 1 जनवरी 1948 को रियासत का एकीकरण किया गया, सब 14 रियासत में शामिल हो गए भारत संघ में। उसके लिए बहुत सारी शर्तें भी थी। अब हम आज देखते हैं कि जो प्रमुख 14 रियासत थी छत्तीसगढ़ की, उसकी विशेषता क्या है, उसके संस्थापक शासक कौन थे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कौन शासक थे, और कब हस्ताक्षर किया गया, इसी बिंदुओं से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन है इस पर। सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी 14 रियासत हैं उनको हम पहले देख लेते हैं। उदयपुर, चागमखार, कोरिया, जसपुर और सरगुजा, ये आपके सरगुजा वहाँ के 5 जमींदारी क्षेत्र थे जो रियासत बने। उसके बाद कवर्धा, खैरागढ़, छुई खदान, राजनांदगांव, कांकेर, रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति और बस्तर, ये सब अन्य जमींदारी क्षेत्र थे। अब इसके प्रश्न आता है इसमें कि शासक कौन थे, संस्थापक शासक कौन थे, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया और कब किया। मैं बता दूं कि केवल 3 डेट, 23 दिसंबर को 2 चागमखार और जसपुर 23 दिसंबर को हस्ताक्षर हुआ 1947 को, जबकि सरगुजा 19 दिसंबर 1947 को हुआ। बाकी जितने रियासत थे वो सब 15 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर हुआ इस पर, इसको आप याद रखिएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। उदयपुर, चागमखार, कोरिया, जसपुर और सरगुजा, ये 5 रियासत 1905 में छत्तीसगढ़ संभाग में शामिल किए गए मध्य प्रांत में, इसको याद रखेंगे आप। उदयपुर में चंद्रचूड़ प्रसाद ने हस्ताक्षर किया था 15 दिसंबर 1947 को। चागमखार को कृष्ण प्रताप सिंह, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया 23 दिसंबर 1947। कोरिया धारमल शाह संस्थापक थे और हस्ताक्षर करता थे रामानुज प्रताप सिंह, ये 15 दिसंबर 1947 को। कवर्धा थे महाबली सिंह और हस्ताक्षर करने वाले थे धर्मराज सिंह, जबकि महाबली सिंह गोड़ शासक थे, ये संस्थापक थे। यहाँ पे यह बता दूं, कवर्धा गोड़ शासक में आता है, राजनांदगांव बैरागी वंश का शासक में आता है, सरगुजा आपका रक्सेल वंश का, राजपूतों का शासक वंश में आता है, इसको भी परीक्षा की दृष्टि से याद रखेंगे आप। खैरागढ़ लक्ष्मी निधि राज संस्थापक थे राजा, और वीरेंद्र बहादुर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। और खैरागढ़ की विशेषता यह थी कि इन्होंने ये पहला रियासत था जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, खैरागढ़। छुई खदान ऋतुपर्ण किशोरदास, इन्होंने हस्ताक्षर किया। राजनांदगांव रानी जयंती देवी ने हस्ताक्षर किया था। प्रथम पूर्ण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजनांदगांव था पहला, इसको याद रखेंगे। चूंकि राजनांदगांव के उस समय जो शासक थे वो अल्प वयस्क थे, तो उसकी जगह रानी जयंती देवी ने शासन हस्ताक्षर किया था, इसको भी याद रखेंगे। कांकेर में कन्हर देव संस्थापक थे, जबकि भानु प्रताप सिंह देव ने हस्ताक्षर किया था।
उसके बाद जसपुर में आ जाते हैं। जसपुर में सुजानसिंह शासक थे, जबकि हस्ताक्षर करने वाले टीसीआर मेनन और विजय भूषण, ये दोनों आपके हस्ताक्षर पत्र विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। सरगुजा में विष्णु प्रताप सिंह संस्थापक थे, जबकि रामानुज शरण सिंहदेव ने हस्ताक्षर किया था 19 दिसंबर 1947, उसको भी याद रखेंगे। रायगढ़ मदन सिंह संस्थापक थे, जबकि ललित सिंह ने इसका हस्ताक्षर किया था 15 दिसंबर 1947 को। सारंगढ़ नरेंद्र शाह शासक थे, जबकि नरेश चंद्र सिंह ने हस्ताक्षर किया था। शक्ति हरिवर गुर्जर शासक थे, जबकि लीलाधर सिंह ने हस्ताक्षर किया था। और बस्तर प्रवीण चंद भंजदेव इन्होंने हस्ताक्षर किया था। अब यहाँ पर बता दें, जितने 14 रियासत हैं उनमें सबसे बड़ा रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्तर है, जबकि सबसे छोटा रियासत शक्ति है, इसको भी याद रखेंगे आपको। अब जमींदारी क्षेत्र के इतने तो रियासत हो गए। रियासत के बारे में बताया कि मैं जो पहला बैठक हुआ नागपुर में, राजाओं का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, वहाँ सरदार पटेल गए थे, मेनन जी गए थे, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ में रविशंकर शुक्ल शामिल हुए थे। उसी प्रकार फिर रायपुर में भी राजकुमार कॉलेज में एक राजाओं का सम्मेलन हुआ, वहाँ जो 14 रियासत के राजा थे उनको बुलाया गया, वो विलय पत्र पर के अनुबंध को देने के लिए उनको डाक के द्वारा भेजा गया फिर बाद में। तो ये सब कहानी है इसमें। तो हमको केवल ये याद रखना है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब हुआ और किसने किया था। और 1 जनवरी 1948 को पूरे रियासत का एकीकरण हो गया। साथ ही साथ पूरी इंडिया की बात करें तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, ये 3 रियासत उस समय शामिल नहीं हुए थे, उसके लिए अलग बाद में वो शामिल हुए थे भारत संघ में। तो ये भी एक कहानी है उसका। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बस्तर का रियासत छत्तीसगढ़ के जो 14 रियासत थे उसके बारे में परीक्षक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब कुछ बिंदु और बता दूंगा परीक्षक दृष्टि से, वो है जमींदारी क्षेत्र में पेंड्रा मुस्लिम जमींदारी क्षेत्र था, इसको याद रखेंगे। और इस पेंड्रा में पिंडारी विद्रोह का एक केंद्र बना हुआ था, ये पेंड्रा जमींदारी क्षेत्र, इसको भी याद रखेंगे। कोरबा एक ऐसा जमींदारी क्षेत्र था जिसकी जमींदारी जब्त की गई थी। ऐतिहासिक में पहला इतिहास है छत्तीसगढ़ का कि कोई रियासत को जब्त कर लिया गया, तो वो था कोरबा, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार ये जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख रियासत थे, जमींदारी क्षेत्र थे, इसका हमने इस वीडियो पर चर्चा किया। और परीक्षक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप परीक्षक दृष्टि से याद रखेंगे। और इसको तो आपको रटने की सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नाम है और डेट है, इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। और कहानी के रूप में आप लिख सकते हैं जमींदारी क्षेत्र की व्यवस्था कैसी थी, और कलचुरी काल में क्या थी, मराठा काल में क्या थी, अंग्रेजों की सत्ता आई तब क्या थी, इसका एक विश्लेषण करना पड़ेगा यदि मेंस में आपको लिखना है तो। इस प्रकार ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और इसका एक स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लीजिएगा।